हिंदी भाषा और उसका विकास। हिंदी भाषा का उद्भव भारत में प्रमुख रूप से आर्य परिवार एवं द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। उत्तर भारत की भाषाएं आर्य परिवार की तथा दक्षिण भारत की भाषाएं द्रविड़ परिवार की हैं। उत्तर भारत की आर्य भाषाओं में संस्कृत सबसे प्राचीन है, जिसका प्राचीनतम रूप ऋग्वेद में मिलता है। इसी की उत्तराधिकारिणी हिंदी है। भारतीय आर्य भाषाओं के काल को मोटे तौर पर 3 कालखंडों में विभक्त किया गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। मध्य भारतीय आर्य भाषा काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा तक। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल 1000 ईस्वी से अब तक। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत 2 भाषाएं थीं। चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद इसी काल की रचना है। इनमें भाषा का एक रूप नहीं है। ऋग्वेद संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ है। लौकिक संस्कृत में रामायण, महाभारत आदि लिखे गए। इस काल की भाषा योगात्मक थी। शब्दों में धातु रूप सुरक्षित थे। भाषा में संगीतात्मकता थी। पदों का स्थान निश्चित नहीं था। शब्द भंडार में तत्सम शब्दों की प्रचुरता थी। मध्य भारतीय आर्य भाषा काल में 3 आर्य भाषाएं विकसित हुई। पाली भाषा 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। प्राकृत भाषा 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। अपभ्रंश भाषा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। पाली को मागधी भाषा भी कहा जाता है। यह बौद्ध धर्म की भाषा है। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया है। त्रिपिटक पाली में लिखे गए हैं। त्रिपिटकों के नाम हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। प्राकृत भाषा बोलचाल की भाषा होने के कारण पंडितों में प्रचलित नहीं थी। संस्कृत नाटकों के अधम पात्र इस बोली का प्रयोग करते थे। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया है। प्राकृत भाषा के 5 प्रमुख भेद थे। सौरसेनी प्राकृत, जो मथुरा या सूरसेन जनपद में बोली जाती थी। इसे मध्य प्रदेश की बोली भी कहा गया है। पैसाची प्राकृत, यह उत्तर पश्चिम में कश्मीर के आसपास की भाषा थी। महाराष्ट्री प्राकृत, इसका मूल स्थान महाराष्ट्र था। अर्धमागधी प्राकृत, यह मागधी और सौरसेनी के बीच के क्षेत्र की भाषा थी। मागधी प्राकृत, यह मगध के आसपास प्रचलित भाषा थी। अपभ्रंश का प्रयोग 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक हुआ। इस भाषा को अवहट, अवहथ, देश भाषा, देसी भाषा आदि अनेक नामों से पुकारा गया। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। जब भाषा का रूप सुसंस्कृत न रहकर बोलचाल या सामान्य रूप हो जाता है तो पंडितों की दृष्टि में वह भाषा बिगड़ी हुई मानी जाती है और तब वे उसे अपभ्रंश की संज्ञा देते हैं। अपभ्रंश भाषा का प्रारंभ कब से हुआ, इस संबंध में 3 मत हैं। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने अपनी पुस्तक हिंदी भाषा का उद्गम और विकास में अपभ्रंश का जन्म काल 700 ईस्वी स्वीकार किया है। डॉक्टर नामवर सिंह ने भी अपने ग्रंथ हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान में अपभ्रंश का जन्मकाल 700 ईस्वी स्वीकार किया है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के मतानुसार अपभ्रंश का जन्म 500 ईस्वी के आसपास हुआ। अपभ्रंश भाषा का प्रयोग कालिदास के नाटक विक्रमोर्वशीय में निम्न वर्ग के पात्रों द्वारा किया गया है। 6ठी शताब्दी के अलंकारवादी आचार्य भामह ने भी अपभ्रंश का उल्लेख संस्कृत एवं प्राकृत के साथ करते हुए इसे काव्योपयोगी भाषा बताया है। अपभ्रंश का साहित्य में प्रयोग 1200 ईस्वी तक हुआ। यद्यपि इसका काल 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक ही माना जाता है। 1000 ईस्वी के आसपास हिंदी का प्रयोग साहित्य में प्रारंभ हो चुका था, किंतु कुछ काल तक बाद में भी अपभ्रंश का प्रयोग साहित्य में होता रहा। आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास इसी अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी का विकास भी अपभ्रंश से ही हुआ है, अतः हिंदी की जननी अपभ्रंश है। उत्तर भारत में अपभ्रंश के 7 क्षेत्रीय रूपांतर प्रचलित थे, जिनमें आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का कालांतर में विकास हुआ। इनका विवरण निम्नवत है। अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप और विकसित होने वाली आर्य भाषाएं। सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित होने वाली आर्य भाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। पैसाची अपभ्रंश से पंजाबी और लहंदाई। ब्राचट अपभ्रंश से सिंधी। खस अपभ्रंश से पहाड़ी। महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी।
अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी एवं मागधी अपभ्रंश से बिहारी, उड़िया, बंगला, असमिया। हिंदी एवं अन्य भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश के क्षेत्रीय भेदों से हुआ। इस विवेचन के आधार पर भाषाओं के क्रमिक विकास को निम्न रूप में समझा जा सकता है। वैदिक संस्कृत, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी एवं अन्य आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। हिंदी भाषा की उत्पत्ति मूलतः सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। हिंदी एवं अपभ्रंश का संबंध। अपभ्रंश का प्रयोग यद्यपि 12वीं शताब्दी तक साहित्य में होता रहा, किंतु 1000 ईस्वी तक आते आते हिंदी बोलचाल की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई थी। अतः हिंदी भाषा का प्रारंभ 1000 ईस्वी से हुआ, ऐसा मानना तर्कसंगत है। अपभ्रंश में प्रयुक्त तद्भव शब्दों को हिंदी ने ग्रहण कर लिया। अपभ्रंश की ध्वनियाँ भी हिंदी में प्रचलित हैं। कुछ नई ध्वनियों का विकास हिंदी में अतिरिक्त रूप में हुआ, यथा ड़, ढ़, व, न, म, ल। भाषा की प्रवृत्ति कठिनता से सरलता की ओर रहती है। संस्कृत में 3 वचन लिंग 3 लिंग थे, जबकि हिंदी में 2 वचन 2 लिंग ही रह गए। संस्कृत में जहाँ 24 रूप बनते थे, वहाँ हिंदी में केवल 2 रूप रह गए, मूल रूप, विकारी रूप। सौरसेनी अपभ्रंश उस काल की साहित्यिक भाषा थी और गुजरात से लेकर बंगाल तक तथा सूरसेन प्रदेश से लेकर बरार तक इसका एक छत्र साम्राज्य था। हिंदी ने अपभ्रंश की सारी प्रवृत्तियों को अपनाया है। संस्कृत, पाली, प्राकृत संयोगात्मक भाषाएं थीं, जबकि अपभ्रंश भाषा वियोगात्मक थी। संज्ञा, सर्वनाम के कारक रूपों के लिए अपभ्रंश में कारक चिन्ह अलग से लगने लगे। यही प्रवृत्ति हिंदी ने भी ग्रहण की है। अपभ्रंश में भी नपुंसक लिंग हिंदी की तरह नहीं है। काव्य में प्रयुक्त भाषा को अपभ्रंश कहा गया है तथा बोलचाल की तत्कालीन भाषा को देश भाषा कहा गया है। अपभ्रंश के कुछ उदाहरण आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में उद्धृत किए हैं, जो पुरानी हिंदी के रूप को स्पष्ट करते हैं। भल्ला हुआ जो मारिया, बहिनी म्हारा कंतु, लज्जे जो तू वायसी, आहू जे भग्गा घर एंतु। मंजू कवि 8वीं सदी। अर्थात भला हुआ जो मेरा कंत युद्ध में मारा गया। हे सखी, यदि वह युद्ध क्षेत्र से कायरतापूर्वक भागकर घर आता तो मैं सखियों में लज्जित होती। आदिकालीन हिंदी एवं अपभ्रंश में अंतर। अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ। ये 8 ही मूल स्वर थे। आदिकालीन हिंदी में 2 नए स्वर ऐ, औ और विकसित हो गए, जो संयुक्त स्वर थे तथा इनका उच्चारण क्रमशः ऐ, औ था। च, छ, ज, झ अपभ्रंश में स्पर्श व्यंजन थे, किंतु हिंदी में आकर ये स्पर्श संघर्षी हो गए। न, र, ल, स ध्वनियाँ अपभ्रंश में दंत ध्वनियाँ थीं, जबकि हिंदी में ये वत्स्य ध्वनियाँ हो गईं। अपभ्रंश में ड़, ढ़ ध्वनियाँ नहीं थीं, जबकि हिंदी में इनका प्रयोग होने लगा। न, म, ल अपभ्रंश में प्रयुक्त संयुक्त व्यंजन थे, जो हिंदी में आकर क्रमशः न, म, ल के महाप्राण रूप हो गए। अर्थात जब ये संयुक्त व्यंजन ना रहकर मूल व्यंजन बन गए। संस्कृत, फारसी के कुछ शब्द हिंदी में आ गए थे, जिससे कुछ नए संयुक्त व्यंजन जो अपभ्रंश में नहीं थे हिंदी में आ गए। अपभ्रंश एक ऐसी भाषा थी जिसमें क्रिया एवं कारकीय रूप संयोगात्मक होते थे, किंतु आदिकालीन हिंदी में योगात्मक रूपों की प्रधानता दिखाई पड़ती है। सहायक क्रियाओं एवं प्रसर्गों का हिंदी में प्रयोग होने लगा, जो उसकी वियोगात्मक प्रकृति का परिचायक है। हिंदी वाक्य रचना में शब्द क्रम धीरे धीरे निश्चित होने लगा, जो अपभ्रंश में पूर्ववर्ती भाषाओं की भांति अनिश्चित था। हिंदी के शब्द भंडार में संस्कृत शब्दावली के साथ साथ पश्तो, फारसी, तुर्की के शब्द भी प्रयुक्त होने लगे। अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के प्रमुख कवि। कवि का नाम और रचना का नाम। सरहप्पा या सरहपाद इनकी रचनाएं हैं, मुक्तक रचनाएं। देवसेन, इन्होंने श्रावणकाचार लिखा। स्वयंभू, पौमचर्यु, रिट्ठ नेमिचरु, स्वयंभू, छंद। पुष्पदंत ने महापुराण और जसहरचर्यु लिखा। धनपाल
भविष्यत कहा अब्दुल रहमान संदेश रासक। जिनी दत्त सूरी ने उपदेश रसायन रास लिखा तो जोइंदू ने परमात्मा प्रकाश और युगासार। राम सिंह पाहुड़ दोहा, हेमचंद्र ने शब्दानुशासन तो विद्यापति ने कीर्तिलता और कीर्ति पताका भी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी में लिखी है।